आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर 1 है भारत, आकार और स्थिति। आज हम इस भारत का आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का आकार कैसा है और भारत की पृथ्वी पर स्थिति क्या है, कहाँ पर है। ये सब आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 6th का, 7th का और 8th का ज्योग्राफी जो पढ़ी थी उसमें काफी चीजें कवर कर चुके हैं। लेकिन साथ में क्या करेंगे, हम भूल न जाएं, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे जो 6th, 7th, 8th में दिया था उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो क्या है, प्रीवियस रिवीजन भी होता जाता है और आगे का नॉलेज भी मिलता जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे सॉरी। लेकिन एक बात है कि यदि आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीटेट आपका क्वालिफाई हो चुका है या सीटेट नहीं भी क्वालिफाई हुआ है, तो उसके सेकेंड पेपर के लिए यदि आपका टीजीटी में सोशल साइंस है तो उसके लिए भी ये चैनल आपकी काफी हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ मैं सारी बुक्स कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी ज्योग्राफी की ही डाली है 8th क्लास तक का, और पेडागोजी वगैरह भी है। इस चैनल पर आप विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको समझ आती हैं चीजें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ये चीज वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ हम कुछ भी छोड़ते नहीं है, ठीक है। पिछले 5 दशकों में यानी कि 50 साल में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी कि जो भारत का योगदान है वो पूरे विश्व के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण रहा है। कैसे रहा है वो सब हम आज के चैप्टर में कवर करेंगे। तो ये लाइनें जरूरी नहीं थी पढ़नी, लेकिन फिर भी इन लाइनों से हमें पूरे चैप्टर का व्यू मिल गया कि भारत में इस चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिति क्या है। और यहाँ ये छोटे छोटे बॉक्स दिए रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि एनसीईआरटी बुक एक तरह से कहा जाए तो छोटी छोटी बुक्स रहती हैं, बहुत मोटी नहीं रहती हैं, लेकिन इन बुक्स में देखा जाए तो कहते हैं ना पॉकेट डायरी की तरह से, कि छोटी सी बुक्स में बहुत ज्यादा नॉलेज, गागर में सागर, हाँ ये मुहावरा ज्यादा ठीक रहेगा, गागर में सागर भरा हुआ है। एनसीईआरटी बुक देखने में इतनी छोटी लगती है, लेकिन इनमें इतना नॉलेज डीप रहता है कि आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक तरह से कितना महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ज्यादातर लोग कहते भी हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, हमारा कंसेप्ट क्लियर करती हैं, ठीक है। और जो बच्चे एनसीईआरटी बुक से पढ़े हैं उनके, आप 6th क्लास की ज्योग्राफी देखना कि 6th या 5th का मैंने डाला नहीं 5th क्लास का, लेकिन ज्योग्राफी तो है नहीं सॉरी 5th क्लास में, लेकिन ईवीएस है। तो 5th में 4th में ऐसी ऐसी चीजें आप बच्चों को नॉलेज हो जाती है जो यदि कोई नॉर्मल, हालांकि मैं किसी चीज का यहाँ वो नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स ज्यादा बेहतर है, सीधी सी बात यही है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कोई भी बुक्स पढ़ें, अच्छी बात है, बुक्स जितने ज्यादा पढ़ें, जितना ज्यादा रेफरेंस ले अच्छी बात होती है, लेकिन एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना मुझे लगता है। ये मेरा खुद का एक तरह से व्यू है। और तो स्थिति क्या है, तो भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो चलिए हम इसको मैप के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा से थ्रू, ओके। तो ये देखिए, ये मैप है, आप पृथ्वी को देख रहे हैं, ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। तो अब यहाँ कुछ लोगों को ये चीज समझ नहीं आती है, हालांकि 9th क्लास तक आते आते तो समझ आ जाती है, लेकिन फिर भी 2-3 साल से बच्चों की पढ़ाई ऐसी ही हो रही है। तो यदि आप किसी टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी, और आप स्टूडेंट हैं तब भी, यह चैनल आपको हेल्प करेगा। स्टूडेंट है तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और टीचर हैं तो आपको ये पता चलेगा कि पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये हमें पृथ्वी दिख रही है, ठीक है। पृथ्वी को हमने क्या किया है, खोल दिया है, पूरी पृथ्वी को पूरी तरह से। तो अब यहाँ इस पे आप जो रेखाएं देख पा रहे होंगे, और ये 7 महाद्वीप हैं, और बाकी बचा हुआ 7 कॉन्टिनेंट है, 5 वो सॉरी कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं, ये जो आपको ब्लू दिख रहा है वो महासागर है, ठीक है। ये तो सबको पता ही है, बेसिक नॉलेज है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो हमें देखना क्या है कि भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। अब इसको उत्तरी गोलार्ध क्यों कहा जा रहा है, तो ये जो पृथ्वी है इसको हमने सेंटर से ऐसे अक्षांशों में डिवाइड किया है। 0 डिग्री है, तो ये जो सेंटर की लाइन है, सबसे लंबा अक्षांश जो है, ये कितना 0 डिग्री पर खींचा गया। इससे क्या किया, पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ऊपर दिशाओं को हमें ऐसे ही, तो दिशाएं हमने ऐसे बनाई ना, ये पूरब बनाई, और ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। तो ऊपर की तरफ जो है वो उत्तर हो गई, और नीचे की तरफ जो है वो
दक्षिण हो गई। ठीक है, यहाँ राइटिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ठीक है। तो समझने की कोशिश करना कि ऊपर का जो बिंदु है इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। यहाँ सेंटर से हमने पृथ्वी को डिवाइड किया 2 भागों में। ऊपर हो गया हमारा उत्तर और नीचे हो जाएगा हमारा दक्षिण। ठीक है, नीचे का जो पार्ट है ये दक्षिण हो गया इस तरह से। तो इन क्या किया, 0 से फिर 1 2 3 ऐसे करके हमने पृथ्वी पर करीब 180 रेखाएं खींची। 90 दक्षिण में, यहाँ लिख भी नहीं पा रहा ठीक से, सॉरी। 90 रेखाएं खींची नीचे यानी दक्षिण की तरफ, और 90 रेखाएं खींची उत्तर की तरफ, और 0 को मिलाकर ये कितनी हो गई, 181 हो गई टोटल। ठीक है, तो 181 क्या है, हमारे अक्षांश हो गए। ठीक है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं एक्चुअली, लेकिन रिवीजन के तौर पे फिर से। और इस तरह से एक जो ग्रीनविच मेरिडियन जिसको हम कहते हैं, 0 डिग्री पर हमने एक खड़ी लाइन खींची, यानी कि देशांतर बनाने के लिए, देशांतर जिनको हम देशांतर कहते हैं। तो ये लंदन से गुजरती है, और फिर उस यहाँ पे भी हमने क्या किया, 180 मतलब टोटल देखा जाए तो पूरी पृथ्वी गोल है, और हमारा ये जो वृत्त होता है गोल वो 360 डिग्री का होता है। तो पृथ्वी भी 360 डिग्री की हो गई, यानी 180 खड़ी लाइन, 180 तिरछी लाइन है। तो ये टोटल 360 लाइनें हो गई इस पृथ्वी पर। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में, तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी, क्योंकि ये उत्तर में है। ठीक है, ऊपर की तरफ है तो उत्तरी गोलार्ध हो गया। अब इसका मुख्य भाग, तो ये पूरा उत्तर में ही है। ठीक है, तो मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से। अब यहाँ मिनट क्यों लिखा गया 4, क्योंकि हर 1 डिग्री में 4 मिनट का समय होता है। तो क्या करते हैं हम, 4 से डिवाइड करने पर हम टाइम भी निकालते हैं कि कितने देशांतर पर है, कितने अक्षांश पर है, तो उसमें 4 को डिवाइड करने से हमारा समय निकल आता है। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे आगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से मतलब ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ आप 8 आ जाएगा, क्योंकि ये 15 है, 15 से नीचे बीच में मान लो यहाँ 8 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर कन्याकुमारी में। ठीक है, तो 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि ये रहा। ठीक है, यानी 45 से नीचे की अक्षांश है ना ये, लेकिन 30 से ऊपर है। तो ये कितना है एक्चुअली, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, उत्तर में है, उत्तर अक्षांश में। ये अक्षांश की बात हो गई। ठीक है, अक्षांश। अब देखते हैं देशांतर। तो देशांतर जो तिरछी लाइनें हैं उनको अक्षांश बोलते हैं, ये तो जानते हैं, और खड़ी लाइनें हैं उनको देशांतर बोलते हैं। अब है 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये 60 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इंडिया यहाँ पे जाके है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंडिया, ये तो यहाँ तक 68 हो जाएगा। लाइन ठीक से नहीं आ रही है जहाँ खींचना चाह रहे हैं वहां पे, यानी आगे की तरफ आप खुद देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, क्लियर देखिए कि कितना है, ये 68 इधर से है। ठीक है, यहाँ तो ये यहाँ से अगर खींचना चाहें, लाइन ठीक से खींच नहीं पा रही है, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये लाइन जो है 68 पर ही आ जाएगी। 68 डिग्री 8 मिनट पूरब से, ये पूरब में ही है, ये पूरब की तरफ है। यहाँ से हमने क्या किया, इसको हम प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच टाइम भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है, ये समय बदल जाता है। यहाँ से यदि हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम घटेगा, और पूरब की तरफ जाएंगे तो इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको पूरब। तो क्या है, ये पूरब है। ठीक है, पूरब की तरफ है, इस लाइन के पूरब में है ना, इसलिए पूरब है। ठीक है, और 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, ये भी पूरब ही है, क्योंकि हम यहाँ लाइन से काउंट कर रहे हैं ना, तो इससे बोल रहे हैं, सॉरी, तो इसको पूरब बोलेंगे। इन दोनों को हमने, दोनों भारत का, अगर भारत को देखा जाए
क्योंकि अब हम पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इनको दोनों को पूरब ही बोल रहे हैं, और पूरब में ही है पृथ्वी से देखा जाए तो इस चीज पे मेरे खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। मैं कह रही पूरब पूरब क्यों लिखा है, काफी समय तक कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, लेकिन अब जाके समझ में आया है कि इनको पूरब क्यों बोलते हैं, ठीक है, पूर्व क्यों बोलते हैं एक्चुअली। अब तो ये पूर्व देशांतर हो गए, ठीक है। अब उसके बाद है कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30, यानी उत्तर में देश को, तो क्या है ये कर्क रेखा। ये इन रेखाओं के बारे में आप पहले हम पढ़ चुके हैं, एक्चुअली 6th 7th में 8th में पढ़ चुके हैं कि जो सेंटर लाइन होती है इसको तो हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। और जो 23.5 डिग्री पर करीब यहाँ पर होती है इसको हम कहते हैं मकर रेखा, और नीचे की तरफ 23.5 डिग्री पर होती है, सॉरी ऊपर की होती है कर्क रेखा और नीचे की होती है मकर रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा क्या करती है, ये उत्तर में देश को ये एकदम सेंटर से, ये जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर होती है वो एकदम सेंटर से निकलती है, ठीक है। अभी हम ऊपर चलकर देखते हैं ये कहाँ से निकलती है, सेंटर से। तो सेंटर से निकलेगी तो क्या होगा, ये देश को बराबर दो भागों में बांट देगी। सेंटर से निकलेगी तो दो भागों में बांट ही जाएगा, ऊपर नीचे, ठीक है। और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण, ये सारी चीजें कुछ पढ़ने वाली नहीं, ये मेन चीज थी, स्थिति हमें पता चल गई है, ठीक है। तो यहाँ और कुछ नहीं है, और ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब ये हमने क्या देख लिया, उसकी स्थिति हमें पता चल गई, ठीक है। स्थिति के बाद फिर दूसरा आता है आकार। ये हम पढ़ चुके हैं क्या कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी में लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। अगर नहीं पढ़ चुके हैं तो फिर से पढ़ लिया, और पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया। अब क्या करते हैं, हम आकार को समझते हैं। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो काफी विशाल देश है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारा भारत है वो 7वें नंबर पर आता है। देखिए यहाँ भी ये पिक्चर आप याद कर लेंगे ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये भारत है, 7th नंबर पर इसकी पोजीशन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और रसिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अभी आजकल आप देख पा रहे होंगे रसिया के बारे में सारी ज्योग्राफी आपको पता चल गई होगी यदि आप न्यूज सुनते हैं अभी, क्योंकि रसिया यूक्रेन पे युद्ध मतलब दोनों का युद्ध चल रहा है। तो रसिया यूक्रेन वर्ल्ड की सारी चीजें आपको ज्यादा चीजें समझ आ रही होंगी, क्योंकि ये कोरोना ने हमें कितने सारे नई चीजें सिखाई है। मतलब कोई भी क्राइसिस हो हमें सीख मिलती ही है कुछ ना कुछ। तो ये चीज भी हमें पता चल गई है, उसके साथ में काफी सारी चीजें पता चली हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, और थर्ड पे है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और फोर्थ पे है चाइना, फिफ्थ पे है ब्राजील, ठीक है। तो चाइना कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भारत के बाद सेकंड नंबर पर चाइना है। तो एरिया के बेस पे देखा जाए तो चाइना कौन से नंबर पर है, 4th नंबर पर, ठीक है। पॉपुलेशन में है चाइना नंबर 1 पे, ठीक है, लेकिन एरिया में चाइना 4th नंबर पर है। तो इस चीज में क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, साथ में समझ लेना। फिर है ब्राजील जो कि है 5th नंबर पर, और 6th नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बाद आता है आपका कि सन 1800, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्टूडेंट हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ ये जो बॉक्स होते हैं ना, आपको एनसीईआरटी पढ़ने का मान लीजिए टाइम भी नहीं है ना, तो आप इनकी ये बॉक्स जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सन 1869 में, यानी कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। अब स्वेज नहर, अब ये भारत कहाँ है, यूरोप कहाँ है, इस मैप में हम देखें, देखिए ये भारत है और ये यूरोप है, आप देख पा रहे होंगे ये भारत है और ये यूरोप है। तो यहाँ स्वेज नहर के खुलने से क्या हो गई, जैसे हमें क्या है, यदि हम हवाई मार्ग से नहीं, जैसे लैंड के थ्रू जाते तो ज्यादा समय लगता, लेकिन स्वेज नहर खुलने से क्या हुआ,
7,000 किलोमीटर की दूरी क्या है, कम हो गई, तो हम सीधे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आकार हो गया। फिर है कि ये ज्ञात करने के लिए दिया गया है कि बॉक्स को तो हम हमेशा कवर करते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम उत्तर क्यों माना गया है। तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी। और दूसरा है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। तो सबसे पहले तो इस बात को क्लियर करेंगे कि भारत का मानक क्यों माना गया है। तो मान लीजिए हमारी इंडिया है, यहाँ मैं मैप ड्रॉ नहीं करूंगी, यदि इसमें इंडिया का मैप होगा तो वहीं देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट मानक याम उत्तर। इसको भारत का मानक याम उत्तर क्यों माना गया है, क्योंकि ये भारत हमारा क्या है, लगभग 30 डिग्री में फैला हुआ है। यहाँ से देखा जाए ना तो लगभग 30 डिग्री में फैला हुआ है और हर 1 डिग्री पर क्या है, 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो 30 को 4 से यदि मल्टीप्लाई किया जाए यानी कि 120, यानी कि 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटे होने से क्या हुआ, यहाँ पे जो अरुणाचल है वहां ऊपर इसमें लिखा हुआ था कि नहीं, लेकिन अरुणाचल में क्या है, सबसे पहले सूर्योदय होता है। और ये जो गुजरात है यहाँ पे 2 घंटे का अंतर है, करीब 1 घंटे 45 मिनट आसाम से है और 2 घंटे का पूरा अरुणाचल प्रदेश से है। तो पहली बात तो ये कि इसको अरुणाचल प्रदेश क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। और सूर्योदय यानी कि सूर्य में जो सूर्य भगवान का जो सारथी है ना, उनका नाम अरुण है। तो अरुण सबसे पहले यहीं पे आते हैं, इसलिए इसको अरुणाचल कहा जाता है। ठीक है, तो एक ये चीज भी है। और दूसरी बात ये है कि यदि ये लाइन नहीं होती ना, यहाँ इसको हम मानक नहीं मानते तो कंफ्यूजन हो जाता। घड़ी आप मान लो इंडिया में कहीं भी जा सकते हो ना, जाते ही हैं लोग, तो आपकी घड़ी में, यहाँ पे घड़ी में तो अभी आप देखते हो 12 ही बज रहे होते हैं, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में हो चाहे आप गुजरात में हो। लेकिन अगर सूर्य के हिसाब से देखा जाए तो सूर्योदय यहाँ तो 5 बजे ही हो जाता है, 4:30-5 पे ही, और यहाँ होता है 7 बजे। तो घड़ी के हिसाब से फिर आपको लगेगा कि घड़ी, तो ये जो आपका मानक याम उत्तर है ना, घड़ी सेट करने के लिए कि सूर्योदय के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि समय ये माना जाएगा पूरे इंडिया में। ठीक है, चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में हो चाहे आप गुजरात में हो, सेंटर का जो टाइम है वो ही माना जाएगा दोनों जगह। ठीक है, इस पर असम में काफी बहस भी होती रहती थी कि हमें दूसरा टाइम चाहिए, मतलब अपना अलग से टाइम जोन बनाए ताकि समस्या ना हो। लेकिन क्या होगा, फिर रेलवे में दिक्कत आ जाएगी, ट्रेन किस तरह से चलेंगी, है ना। तो इसलिए इस बहस का कोई मतलब नहीं निकला। तो फिर क्या है, यही टाइम जोन सही माना गया, क्योंकि इससे क्या है कि आपका मतलब सूर्योदय कहीं भी हो लेकिन आप यही समय मानेंगे। ठीक है, जो आपकी घड़ी दिखा रही है, और घड़ी दिखाएगी आपकी 82 डिग्री 30 मिनट पे जो समय होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, आई होप मैं समझाने में कामयाब रही हूँ या आप समझ पाए हों। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर पे कि चैप्टर में और क्या था। तो भारत तथा विश्व, ये चीज हमने पढ़ी नहीं है, थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो 7वां बड़ा देश है, ये हमने समझ लिया। एक्चुअली इसमें लिखा कुछ खास नहीं है, जो हम समझ चुके हैं वही चीज है। तो दूसरी बात ये भी हम पढ़ चुके हैं कि देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो यही सारी चीजें जो हम पढ़ चुके हैं। और जो मानक याम उत्तर है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, तो कुछ खास नहीं है इसमें। फिर है भारत तथा विश्व। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, पृथ्वी पर। तो भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिमी एशिया अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्व के तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। तो हिंद महासागर में
किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। तो भारत आप देख पा रहे होंगे कि जो भारत है उसके नीचे जो सागर है उसको हिंद महासागर क्यों कहते हैं? कि भारत की जो तटीय सीमा है ना वो एक समुद्र से बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो यही कारण है कि इसको क्या क्या किया गया है, एक जो हमारा समुद्र है उसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। महासागर है, समुद्र नहीं। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या है ये आगे आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग दिया गया है। यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में हम मैप से समझ लेंगे कि भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया के दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। यानी ये सारी चीजें हैं, इसी कारण भारत क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। अब है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य नहीं, एक्चुअली यहाँ इस किताब में 29 लिखा है, लेकिन अभी नई अपडेट के अकॉर्डिंग 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, क्योंकि हमें अपडेट होते रहना चाहिए। ये बुक शायद पुरानी है इसलिए इसमें अपडेट हुआ नहीं है, या हो सकता है इसके बाद बुक नई एडिशन उसका आया ही ना हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें और चीजों से भी अपडेट रहना चाहिए, पता ही होगा शायद आपको। फिर है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये चीज हम देखेंगे। फिर है कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते। फिर है पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया की जो सीमा लगती है जिन राज्यों से, जिन देशों से, उनके नाम बताए। अब यहाँ आपको होमवर्क के रूप में दे दिया कि आपको ये सब ज्ञात करना है। तो एक स्टूडेंट का काम है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। पहले हम आगे देख लेते हैं कि भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत। ये चीजें एक्चुअली पढ़ने वाली नहीं है, मैप के थ्रू समझें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ इस तरह से ये भारत जो है ये नेपाल है। ठीक है, भारत की सीमा नेपाल से लग रही है, और ये चीन यानी चाइना से भी लग रही है, भूटान से भी लग रही है, पाकिस्तान से भी लग रही है। ठीक है, यहाँ बांग्लादेश से तो सबसे ज्यादा लग रही है, म्यांमार से लग रही है। तो अब हमें वर्ल्ड मैप देखना है कि क्योंकि भारत की सीमा हम पहले पढ़ चुके हैं, अब वर्ल्ड मैप में हमें ये देखना है कि ये क्या पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की सीमा किस किस से लगती है। तो पाकिस्तान यहाँ तक है, ये पाकिस्तान की सीमा है। तो पाकिस्तान एक तो ईरान से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, और ये ताजिकिस्तान है, उससे भी पाकिस्तान की सीमा लगती है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तो अफगानिस्तान आ गया। तो पाकिस्तान की सीमा किस किस से लगती है? अफगानिस्तान से और ईरान से। ठीक है, और ऊपर अफगानिस्तान है, सॉरी। और फिर क्या पूछा था, चीन की सीमा किस किस से लगती है? तो ये आपका चाइना हो गया। तो चीन की सीमा लगती है म्यांमार से, ठीक है, और थाईलैंड से, और इधर मंगोलिया से चीन की सीमा लगती है, और ताजिकिस्तान से, और किर्गिस्तान से, और कजाकिस्तान से। ये क्या है, किसकी?
चाइना की सीमा हमसे पूछी गई थी। ठीक है, तो ये मैप में और अच्छे से आप खुद से होमवर्क कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, तो उसमें और अच्छे से चेक कीजिए। म्यांमार की और बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश यहाँ सेंटर में है और म्यांमार से ये थाईलैंड की और चाइना की दोनों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, तो ये आप होमवर्क के तौर पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत, यानी आजादी से पहले। तो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों के शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। तो ये आजादी के पहले की बात है, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम इसके बाद, तो ये मैप आ गया। तो इसमें ये जो कर्क रेखा है आप देख पा रहे होंगे, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर जो है, 23.5 डिग्री पर ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये गुजरात हो गया नंबर 1, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया आपका छत्तीसगढ़, और पांचवा हो गया झारखंड, और छठवा हो गया पश्चिम बंगाल, और सातवां हो गया त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम। तो मतलब 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है, क्या, कर्क रेखा। ठीक है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ क्या दिया गया है, तेलंगाना 29वां राज्य बना। ठीक है, तो दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह हैं। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव। तो श्रीलंका और मालदीव क्या है, पड़ोसी द्वीप समूह है, और भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता को, यानी ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये श्रीलंका है और ये इंडिया है, और यहाँ पे ये क्या डमरू जैसी वो बन रही है ना, यहाँ पानी को देखा, पानी यहाँ पे सकरा है और यहाँ पे फैला हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्ट्रेट बोलते हैं या फिर जल डमरू कहते हैं। ठीक है, तो जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, इसको जल संधि या मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में बनती है। अब फिर है ये मालदीव, ये आपका मालदीव है जो कहाँ पर है, दक्षिण में स्थित है, और लक्षद्वीप समूह, ये आपका लक्षद्वीप समूह, ये हमारे इंडिया का पार्ट है। ठीक है, मालदीव हमारा पड़ोसी देश है और लक्षद्वीप इंडिया का ही पार्ट है। तो अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। तो ये आप ऊपर हम देख चुके हैं, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। तो यहाँ हमें अब क्या करना है, थोड़ा सा अभ्यास कर लेना है, क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो अभी ऊपर ही हमने देखा राजस्थान से गुजरती थी, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती थी, और त्रिपुरा से भी गुजरी है। तो कहाँ से नहीं गुजरी है, उड़ीसा से। तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर है वो उड़ीसा है, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो गुजरती है, इसमें नहीं का पूछा था ना, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, आपको कोई डाउट है तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये तो यहीं पर है कि उड़ीसा कहाँ पर है। आप देखिए, ये जो उड़ीसा है इसकी ये सीमा यहीं समाप्त हो जाती है, और ये जो कर्क रेखा है वो यहाँ से, तो ये उड़ीसा से नहीं गुजर रही है, लेकिन त्रिपुरा से भी गुजर रही है, और ऊपर ऑप्शन में नीचे क्या दिए थे वो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन सबसे गुजरती है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है, तो ये देखिए, ये हमारा सबसे पूर्वी देशांतर था। ठीक है, पूर्वी देशांतर कौन सा था, 9725, सॉरी ये सबसे पूर्वी नहीं है, सबसे पूर्वी ये होगा, क्योंकि यहाँ हम ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, 0 से 1 2 3, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 68 डिग्री 7 मिनट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ये तो दोनों है ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और ये 68, क्योंकि पहले 68 आता है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 सबसे पूर्वी, सबसे पहले, क्योंकि वो तो बाद में आएंगे ना, 97 वाला है।
तो सबसे पूर्वी देशांतर, 0 के बाद सबसे पहले आएगा तो सबसे पूर्वी हो गया। अब है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, तो ये किस देश की सीमा, किस देश की सीमा को छूती हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये बिहार हो गया और ये सिक्किम हो गया। तो ये सारी सीमाएं नेपाल को छू रही हैं। ठीक है, नेपाल को छू रही हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा नेपाल हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो कवरत्ती कहाँ की कैपिटल है? तो ये दमन एंड दीव की, तो ये लक्षद्वीप की कैपिटल है आपकी कवरत्ती। तो हमें लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पे जाना होगा। ठीक है, फिर है आपका, मेरे एक मित्र ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो भूटान की तो लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, नेपाल की भी लगती है, लेकिन जो ताजिकिस्तान है, तो आपका करेक्ट आंसर ताजिकिस्तान हो जाएगा। यहाँ के उनके निवासी होंगे, उनके एक मित्र हैं जो ताजिकिस्तान के निवासी हैं, इसलिए वो भारत की सीमा नहीं लगती है। फिर है कि इनके प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो अरब सागर में, ठीक है, आप देखिए, मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, पूरा मैं अपनी बनाऊंगी। तो यहाँ क्या है? बांग्लादेश है। तो आपको पता है बांग्लादेश के पास में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपका अरब सागर है। ठीक है, तो अरब सागर में कौन सा द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? तो बंगाल की खाड़ी में जो वो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और अरब सागर में जो है वो लक्षद्वीप है। ठीक है, फिर है कि दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो हमने ऊपर देखा था कि मालदीव, दक्षिण में मालदीव और श्रीलंका, ये हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, क्योंकि ये दोनों ही द्वीप हैं और ये हमारे पड़ोसी हैं। फिर है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो अभी हमने देखा था भारत तो 7वें नंबर पर था, उससे पहले 6 थे। तो कौन कौन से थे? रसिया था, चाइना था। तो देखिए, रसिया है, कनाडा है, ये संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? भारत से सीमा में बड़े हैं। इन सब की सीमा भारत से ज्यादा है। ठीक है, एरिया में, सीमा नहीं, क्षेत्रफल कहना है। ठीक है, फिर है कि हमारे उत्तर पश्चिमी और उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो उत्तर पश्चिमी और उत्तर पड़ोसी देश, देखिए ये उत्तर है, तो उत्तर में आपका चाइना हो गया, और फिर उत्तर पश्चिमी यानी इधर उत्तर पश्चिम आएगा, तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान हो गया, और उत्तर पूर्व इधर, तो इधर क्या है? तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है और चाइना है। ठीक है, तो ये सारे देश, क्योंकि दिशाएं हम कैसे मीटर करते हैं, इस तरह से, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, और यहाँ बीच में इसको कहेंगे उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व, इसको उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट है कि हमारे भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो अभी हमने देखा भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मैप में ऊपर देखा था, आप चैप्टर को बैकवर्ड लेके जाएंगे तो आप देख पाएंगे। ठीक है, फिर है कि सूर्य, सॉरी मैं किस क्वेश्चन पे थी भूल गई अभी मैं थोड़ा सा, तो फिर से कर लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले, हम इस पे चैप्टर में पहले डिस्कशन कर चुके हैं, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। तो घड़ी और सूर्य का एक्चुअली एक सूर्य के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सूर्योदय अलग अलग टाइम पे होता है आपके अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में, लेकिन घड़ी को क्या किया है हमने भारत के मानक एवं उत्तर से, मैं भारत का मैप ड्रॉ करना चाह रही हूँ लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मानक एवं उत्तर से घड़ी को क्या किया है, हमारी घड़ी को क्या है, भारत का जो 82.5 डिग्री मानक यामुत्र है वहां से क्या किया गया है,
मिला के रखा गया है ताकि हम भारत के किसी भी पार्ट में जाएं घड़ी हमारी वही समय बताएगी। और सूर्य के अकॉर्डिंग नहीं देखते हैं, इसलिए क्या होता है घड़ी एक ही समय बताती है। फिर है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुए हैं। तो ये हमने देखा था, देखिए क्या है, इससे हमें ये लाभ हुए हैं कि यहाँ पर जो पैराग्राफ है आप देख पा रहे होंगे कि इन मार्गों से प्राचीन समय, देखिए यहाँ क्या लिखा था कि जब हमें समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, लेकिन समुद्री मार्ग पता चलने से फिर क्या हुआ है कि पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है ना, जैसे उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके, मसाले, मलमल, कपड़े आदि। तो ये एक देश से, हमारे देश से विभिन्न देशों तक ले जाए जाते थे। ठीक है, तो ये आपका संबंध रहा है और हमारे देश में भी कई सारी चीजें आई हैं विदेशों से, जैसे गुंबदों का प्रभाव। ठीक है, हमारे विभिन्न भागों में, भारत के विभिन्न भागों में देखा जाता है। तो देखिए इस तरह से हमें ये लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने से। अब हमारे चैप्टर खत्म हो गए, ये मानचित्र कौशल रह गया है। तो इसमें क्या है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह में पता है, चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो हम देख चुके हैं कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, ये दो हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। तो अब भारत के कौन कौन से देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप है, कौन कौन से देश हैं, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, भारतीय, ये सारे मैप के काम हैं। तो ये हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। चैप्टर को यदि आप वीडियो को बैक करेंगे तो फिर से आप ये सारी चीजें देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये हो चुका है, और नहीं तो बुक से सेल्फ स्टडी करना ज्यादा बेहतर रहता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो अभी इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।